आप देख रहे हैं शिव तांडव वाली टी-शर्ट और इसे क्रय करने के लिए आप सीधे जा सकते हैं हमारे आप मर्चेंडाइज़ स्टोर पर। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हर रोज़ एक नया ज़ख़म, ये आपने बात सुनी हुई थी, हमारी आर-पार रानी जो हैं, उन्होंने ये पेटेंट कराया हुआ था, हर रोज़ एक नया ज़ख़म और ज़ख़म पे ज़ख़म तो मिलते ही जा रहे हैं। कल 3 ज़ख़म मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अब हर रोज़ एक नया ज़ख़म नहीं होता है, हर रोज़ मल्टीपल ज़ख़म होते हैं। तो कल 3 ज़ख़म मिले थे, आपको पता है, हिमाचल वाला ज़ख़म, यूपी वाला ज़ख़म, साथ में संदेश खाली वाला हाई कोर्ट का एडवर्स ऑर्डर आ गया उसका ज़ख़म। ममता दीदी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया, कह रही हैं कि भई शाहजहाँ शेख उनकी कस्टडी में है, ऐसी बात आ रही है आज। तो 3-3 ज़ख़म तो मिले थे कल और आज 2 नए ज़ख़म और। सीएए वाला ज़ख़म जो है, वो तो बहुत तगड़ा हो ही गया है। आपको पता है कि आज तो ये भी समाचार आ गया कि उसके पोर्टल इत्यादि सब तैयार हो गए हैं। अब किसी भी समय बस खाली एक स्विच दबाना है और सीएए लागू हो जाएगा। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले एक और बहुत तगड़ा ज़ख़म अभी-अभी पता चला है कि वह कारवां जो अयोध्या से आरंभ हुआ था और जिसने अयोध्या के राम मंदिर को रिक्लेम किया और उसके बाद फिर मथुरा के रास्ते चलता वो ज्ञानवापी पहुंचा और ज्ञानवापी और मथुरा दोनों के जो केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट होते हुए ऐसे इस्टेब्लिश हो गए कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1993 था वो एक तरह से अब निरर्थक हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है। एक प्रकार से मान लीजिए कि इन्फ्रक्चस हो चुका है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश हो गया कि भाई कोई भी मंदिर जहाँ होगा तो उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो तो सिविल सूट से ही तय होगा। और ये कारवां चलते-चलते आज पहुंच गया कहाँ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये कारवां पहुंच चुका है और वहां पर हरिशंकर जैन जी की जो 2013 में फाइल की हुई याचिका थी, एक सिविल सूट उन्होंने फाइल किया था निचली अदालत में, वो था टीले की मस्जिद जिसको ये लोग कहते हैं और जिसे हम लक्ष्मण टीला कहते हैं। उस लक्ष्मण टीले को गिरा के जहाँ पर टीले वाली मस्जिद बनाई गई थी, उसका केस दायर किया था हरिशंकर जैन जी ने 2013 में। निचली अदालत ने उसको पोषणीय या मेंटेनेबल मान लिया था। उसके विरुद्ध भाई लोग जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज एडीजे नंबर 1, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नंबर 1, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज का ही पार्ट होते हैं, उनकी अदालत ने एक पुनरीक्षण यानी रिवीजन में निर्णय देते हुए ये कहा है कि भैया यहाँ पर 7-11 जो है, यानी कि जिसको कहते हैं एक सिविल हमारी सीपीसी का एक प्रोविजन है, ऑर्डर 7 रूल 11, उसको बार-बार उपयोग में लाया जाता है कि भई ये सूट जो है आपने फाइल किया है वो बार्ड बाय लॉ है। तो वो बार्ड बाय लॉ वाला उन्होंने कहा भई ये बार्ड बाय लॉ नहीं है और ये सुनवाई योग्य है। अब आप देखिए, अब चीज़ें जो हैं वो अब तेज़ी से होने लगी हैं, क्योंकि पहले ये 7-11 पर बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन जब से ज्ञानवापी वाला मामला जो है वो तय हो गया और उसके बाद मथुरा वाला मामला तय हो गया, दोनों में 7-11 जो है वो मेंटेनेबल नहीं मानी गई, 7-11 का एप्लीकेशन नहीं माना गया, दोनों में सिविल सूट मेंटेनेबल माने गए। तो उसी प्रकार से उसी तर्ज पर, उसी प्रीसिडेंट पर लखनऊ में भी अब ये मान लिया गया कि ये जो लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद वाला जो विवाद है, यह भी केस चलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ये बार-बार सुनना पड़ेगा, सियावर रामचंद्र की जय वाला मामला, तो अब क्या किया जाए? अब तो लक्ष्मण टीला भी देना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत लंबी-चौड़ी मस्जिद बना रखी है, जिसको टीले वाली मस्जिद कहते हैं ये लोग। वो औरंगज़ेब के ज़माने में उसको भी तोड़ा गया था। औरंगज़ेब तो बुत शिकन था ही। औरंगज़ेब को जहाँ मौका मिलता था वहाँ वो तोड़ देता था। क्यों तोड़ देता था? उसके लिए लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब ज़ालिम था। औरंगज़ेब ज़ालिम नहीं था। औरंगज़ेब वही कर रहा था जो एक सच्चे मुसलमान शासक को करना चाहिए। वो कर रहा था। आखिरकार वो हमारे शेख सरहिंदी, अहमद सरहिंदी जी का जो था वो शागिर्द था। उसके पीर थे उसके बेटे मासूम साहब, और सैफुद्दीन जो मासूम का बेटा था वो उसका कंपेनियन था।
वो पूरा पक्का नक्शबंदी सूफ़ी था, तो ये सूफ़ियों के तौर-तरीक़े हैं, ये अब आप समझ लीजिए। अगर सूफ़ियों के तौर-तरीक़े समझने हैं, तो औरंगज़ेब के तौर-तरीक़े पूरी तरह से समझ लीजिए। वही औरंगज़ेब का तौर-तरीक़ा है, जो बताता है कि भई पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है, क्योंकि और कहीं नहीं, यह बड़ी किताब में लिखा हुआ है। बड़ी किताब के हिसाब से औरंगज़ेब पूरी तरह चलता था, इसलिए वो ये काम करता था। ये लोग उसको मानते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, देखिए कि यहाँ पर जो है वो हम किसी भी विवादास्पद जगह पर पूजा नहीं कर सकते हैं। ये तो आप किसी और को बोलिएगा झूठ, भाई आपकी किताब में लिखा है कि जो मोमिन है वो बेस्ट ऑफ द पीपल है और जो काफिर है वो वर्स्ट ऑफ द पीपल है। और ये भी है कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, ये भी बड़ी किताब में लिखा हुआ है, अल अनफाल 39। तो इसलिए इसमें कहीं भी कोई शक व शुबा नहीं है कि आजकल के ज़माने में जिस प्रकार से मॉडर्न अदालतें चलती हैं, उसमें तो भाई रोज़-रोज़ एक ज़ख़्म खाना ही पड़ेगा। अब बाकी है, देखिए ताजमहल बाकी है, कुतुब मीनार बाकी है, भोजशाला बाकी है। अब तो साउथ में भी पेडुकोंडा वाला जो मंदिर है उसकी भी बात होने लगी है, जिसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं। उसके अलावा बीदर में भी अब बात चलने लगी है, बीजापुर में भी बात चलने लगी है। सब जगह अब बात चलने लगी है। उसके अलावा आदिनाथ जी का मंदिर, अदीना मस्जिद, वहाँ पे भी लोगों ने पूजा अर्चना आरंभ कर दी। उसके अलावा अटाला देवी मस्जिद जो है, जौनपुर वाली, जो अटाला देवी का मंदिर था, वहाँ पर भी काम चालू है। तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो कम से कम जो हमारे पास जो एक डेफिनिटिव लिस्ट है, वो तो हम चालू कर ही देंगे और बाकी के लिए एविडेंस गैदर करेंगे। तो ये मान लीजिए कि अब हमारा निशाना जो है वो 2000 मंदिर तो है ही। साथ में ये एक और बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा है। पहले तो किसान आंदोलन फ़ेल हुआ। किसान आंदोलन इसको जब चलाया गया था, उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि ये किसान आंदोलन को दोबारा सीएए आंदोलन को पुनर्जीवित करके मिला देना चाहते थे, लेकिन किसान आंदोलन फ़ेल हो गया। साथ में सरकार ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि चुनाव से पहले करेंगे। अब बताया जा रहा है कि भई 1 तारीख को, 2 तारीख को, जब भी जैसे ही भी पता चलेगा कब आने वाली है, सरकार को तो पहले से पता चल ही जाता है ना कि भई घोषणा कब होने वाली है चुनाव की। सरकार का ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है। अभी इस समय जो बात चल रही है इलेक्शन कमीशन की, जिस प्रकार से उनके जो दौरे चल रहे हैं और सबसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है उनको पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री से लिएज़ॉन करना पड़ता है, किस तरह से कितनी कंपनियाँ कहाँ पर जाएँगी, कब जाएँगी, उस हिसाब से पूरा नक्शा बनाना पड़ता है कि कितने फ़ेज़ेज़ में कहाँ-कहाँ पर चुनाव होंगे। वो पूरी की पूरी फ़ोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो वो चूँकि जो डिस्कशन जिस प्रकार से चल रहे हैं, तो इंडिकेशन ये है कि पिछली बार 9 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ था, इस बार 10 को हो जाएगा। उसके पहले-पहले सीएए के रूल्स नोटिफ़ाई हो जाएँगे और नोटिफ़ाई होने की तैयारी पूरी हो गई है। आज समाचार आ गया है कि सीएए जो है उसके लिए पोर्टल तैयार है। पोर्टल तैयार होने के साथ-साथ इस बार इतनी सुविधा कर दी गई है उसमें कि कोई भी व्यक्ति जो है उस पर अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट वहीं से अपलोड कर दीजिए। आपको दिल्ली जाने की या आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने की या आपको राज्य के राजधानी में जाने की, ये कहीं भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। सारे आप अपने अपलोड कर दीजिए, उसके बाद फिर जो जाँच होती है इंटेलिजेंस की, वो हो जाएगी। इंटेलिजेंस की जाँच होके आपको घर बैठे नागरिकता दे दी जाएगी। और इससे सबसे ज़्यादा चिंतित कौन है? इससे सबसे ज़्यादा चिंतित हैं शाहजहाँ की पैरोकार। जानते हैं शाहजहाँ की पैरोकार कौन है? शाहजहाँ की पैरोकार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी, वो सबसे अधिक चिंतित हैं, क्योंकि इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट जो आने वाला है, वो आने वाला है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मतुआ एक कम्युनिटी है, जो मतुआ कम्युनिटी है, उसके बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर संभवतः लाखों में ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पर नागरिकता की बाट जोह रहे हैं। और नागरिकता उनके पास नहीं होने के कारण वे जो हैं वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। पिछली बार सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाने का नुकसान झेलना पड़ा था।
2021 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब मथुआ भी आ जाएंगे और संदेशखाली में विद्रोह भी हो चुका है। संदेशखाली की तर्ज पे दुनिया भर के और स्थानों पर भी विद्रोह हो रहा है। सभी जगह जहां भी ये धमकियां वमकियां देते हैं उसके लोग वीडियो बना बना के और प्रचारित कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो खेला है, जो पिछली बार किया था ममता दीदी ने, वो खेला जो है वो सारा का सारा धूल धूसरित होते हुए दिख रहा है। तो भाई इन दो नए बड़े जख्मों को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप प्रचारित भी कर सकते हैं, जिसको आप आरफा बेगम को भेज भी सकते हैं और उनसे कहेंगे कि भाई आपको आखिरकार कितने जख्म चाहिए, कितने जख्म आप खाएंगी हिजरत करने के पहले। आखिरकार किताब में ये भी तो लिखा हुआ है कि काफिरों को मुल्क में नहीं रहना चाहिए। काफिरों के मुल्क में अगर आप रहेंगे, कोई भी मोमिन अगर काफिरों के मुल्क में रहेगा तो खुदा जो है उसको सजा देगा। जी 4.97 कुरान। और ये भी कहा है कि जो काफिरों का मुल्क छोड़ के हिजरत कर जाएगा और खुदा उसको इनाम देगा। ये सही 16.41 कुरान। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये जो मैंने आपको 2 आयतें बताई हैं, ये इसको नोट कर लें और बार-बार ज़ख्मों के साथ में जो-जो ज़ख्म इतने उनको मिले हैं, पता नहीं कितने ज़ख्म वो खा चुकी हैं और उसके बाद भी जो है वो ज़रा भी एक क़तरा भी उनका ज़ाया नहीं हुआ है खून का। तो उनसे कहें कि साहब ये ज़ख्म मत खाइए, ये जो कुरान में जो लिखा है, उसको आप अंगीकार कर लीजिए, उसका अनुसरण कर लीजिए, उसका अनुपालन कर लीजिए, उसको फ़ॉलो कर लीजिए और हिजरत कर जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।